टीम आईपीएल इज अ रियलिटी। जी हां, 2022 में 10 टीम का आईपीएल होने वाला है। लेकिन क्या 2.5 महीने की आईपीएल, 94 गेम्स की आईपीएल इज सस्टेनेबल? क्या आपका मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना बना रहेगा? पर क्या इतने सारे भारतीय खिलाड़ी हैं? और सबसे बड़ी बात जो ये है कि छोटा ऑक्शन होगा ना। अब तो छोटा ऑक्शन होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स का क्या होगा गुरुजी? हैशटैग आकाशवाणी, मेरी 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 क्रिसमस टू यू ऑल। ऑफ कोर्स एकदम ही अपने टेबल वेबल सबसे सेट करके रखा है। और आजकल कोविड टाइम्स है ना, घर में करनी चाहिए पार्टी। आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू। पर जो बड़ी पार्टी होने वाली है वो हो रही है 2022 में। 2022 में अभी डिसाइड कर दिया गया है। एजीएम हुई थी अभी, कल की तो बात है, एजीएम हुई। और ये बड़ा सवाल था कि 10 टीम की आईपीएल होगी या नहीं होगी। होगी तो कब से होगी? और अब ये फाइनल हो गया कि ये होगी 2022 में। 2021 का जो सीजन है वो 8 टीम का आईपीएल होने वाला है, विच इज एक्चुअली ओके। क्योंकि अगर आपको 2 टीम्स को इंडक्ट करना है तो उसके कितने लेयर्स ऑफ नॉट कॉम्प्लिकेशंस पर थोड़े से प्रोसेसेस और वो कहते हैं ना प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऑक्शन करनी पड़ेगी, आपको स्टार के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब स्टार को आपने राइट्स भेजे थे तो फिर तो 8 टीम के आईपीएल के हिसाब से बेचे थे ना। और फिर वो 2.5 महीने 3 महीने की विंडो कहां से लाओगे? इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट इज कंप्लीटली टोटली अंडरस्टैंडेबल कि 2022 से शुरू होने वाली है 10 टीम की आईपीएल। लेकिन इसमें सिर्फ 2 एक बड़े सवाल हैं और उसके बाद मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात भी करूंगा, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और ये पूरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं 2022 का 10 टीम का आईपीएल। एक बड़ा सवाल हुआ कि 94 गेम्स यानी कि 2.5 पौने 3 महीने का आईपीएल होगा। क्या इतनी देर तक वो कहते हैं ना कि इंटेंसिटी को मेंटेन कर पाएगा? क्या उतना इंटरेस्ट मेंटेन कर पाएगा? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आर यू रेडी टू वॉच द आईपीएल फॉर 2.5-3 मंथ्स? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या इतनी बड़ी आपको विंडो मिल पाएगी जिसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगा? क्योंकि आईपीएल के लिए एक विंडो क्रिएट की गई है जिसमें कोई भी कहीं पर नहीं खेलता है। दैट इज लाइक बिल्कुल एक विंडो को आइसोलेट करके एक बबल में छोटी सी रखा गया है कि यहां पर सिर्फ आईपीएल होगी, दुनिया भर के सारे अच्छे खिलाड़ी यहां पर आएंगे और उसके बाद तो अपने अपने देश चले जाएंगे। लेकिन अगर वो 2.5 या 3 महीने की होती है तो फिर इंग्लैंड का, क्योंकि समर वहीं पे शुरू होने वाली होती है, विल इट इंपैक्ट, विल दे अग्री, विल दे नॉट अग्री? दूसरा सवाल ये रहेगा। अब तीसरा सवाल जो रहेगा वो ये है कि क्या भारत के पास उतने सारे भारतीय खिलाड़ी हैं? क्योंकि अगर आप 4 खिलाड़ियों को ही रखते हैं, वही समीकरण रखते हैं कि हम 4 भारतीय 4 ओवरसीज 7 भारतीय रखते हैं, अदर वे अराउंड, क्या हमारे पास 7 भारतीय ओवर 10 टीम यानी कि 70 भारतीय प्लेयर्स हैं क्या? 70 क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स टू प्ले इन एवरी सिंगल गेम? ये दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी टीम्स ऐसी है जिनके पास एक आधा प्लेयर तो ना ऐसी होता है कि अब वो कभी आप रिंकू सिंह को खिला लेते हो, कभी किसी और को खिला लेते हो, आप सोचते हो आप 10 से खेल रहे हो, यू डोंट गिव देम दैट मच इंपॉर्टेंस। ये हम चेन्नई के साथ भी देखते हैं, ये हम राजस्थान रॉयल्स के साथ भी देखते हैं। ऐसा बहुत टीमों के साथ होता है कि वो जो 11वां खिलाड़ी है ना, क्योंकि इतने अच्छे इंडियन खिलाड़ी हैं ही नहीं, तो फिर आप यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजीज अराउंड योर ओवरसीज प्लेयर्स, और उतने भारतीय खिलाड़ी नहीं होते। तो उसका तो वैसे मेरे पास एक हल्का सा आइडिया है। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद आप यही वाली आकाशवाणी दोबारा सुनो कि 5 ओवरसीज प्लेयर्स को अलाउ कर दो। 5 ओवरसीज प्लेयर्स इन एवरी 11 यानी कि सिर्फ 6 भारतीय। तो फिर आपका जो क्वालिटी है दैट विल नेवर गेट कॉम्प्रोमाइज। 2.5 से 3 महीने की जो विंडो क्रिएट करनी होगी उसमें सबका बाय इन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो फिर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स जो है वो थोड़े समय के लिए मिलेंगे, विच विल नेवर बी अ ग्रेट थिंग। 94 मैचेस जो फटीग जो होती है, टूर्नामेंट की फटीग है, दैट समथिंग दैट हैज टू बी एड्रेस्ड बट विल बी एड्रेस्ड एट अ लेटर स्टेज। अब जो बड़ा सवाल है जिसके लिए जो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं उस बात को समझने के लिए कि अगर वो छोटी आईपीएल होती है, छोटा ऑक्शन होता है, आईपीएल तो बड़ा होगा लेकिन अगर वो छोटा ऑक्शन होता है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स का क्या जनाब? चेन्नई क्या करेगा? चेन्नई के पास ऑलरेडी जब उन्होंने 3 साल की जब ऑक्शन के बाद टीम बनाई थी तो उन्होंने कहा था देखिए 3 साल का अपना प्लान है, थोड़ी सी हमने डैडीज आर्मी बनाई जरूर, लेकिन 1 साल जीते, 1 साल फाइनल में पहुंचे, और तीसरा साल जो अभी खत्म हुआ उसमें कहीं नहीं पहुंचे। एकदम नीचे रैंक वाली टीम में काफी देर तक बने रहे, बिल्कुल बॉटम में खत्म नहीं किया, बट देन दे डिड नॉट डू वेल। और स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा भी, देखिए हमें पता था कि तीसरा साल मुश्किल होगा क्योंकि तीसरे साल हमारे सारे खिलाड़ी वो और वरिष्ठ हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। अब तो आपने उनके सर पे 4था साल भी शायद मर दिया है, तो 4थे साल का मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया कि अब आप खिलाड़ी कहां से लाएंगे? क्योंकि मुरली विजय, केदार जाधव, अंबती रायडू आफ्टर अ ईयर, सुरेश रैना, जिस तरीके से थोड़ा सा आपस में मतलब रहा हिसाब किताब, तो अगर ये 3-4 खिलाड़ी चले जाते हैं, चलिए रायडू आ भी जाते हैं, रायडू लेकिन वोंट बी द सेम प्लेयर, राइट? और रैना ना हो, अगर विजय नहीं है
तो फिर केदार नहीं है, तो ये 3 इंडियन बैट्समैन आप कहां से लाएंगे? शेन वॉटसन चले जाएंगे, वो तो चले गए, इमरान ताहिर भी चले जाएंगे, वो भी कोई बात नहीं, ओवरसीज प्लेयर्स तो आपको मिल जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर आप इंडियन प्लेयर्स कहां से लाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आई डू नॉट सी अ सिंगल क्वालिटी इंडियन बैट्समैन गेटिंग रिलीज बाय एनी ऑफ द फ्रेंचाइजीज। कोई नहीं करने वाली, को शुभमन गिल को, मनीष पांडे को, श्रेयस अय्यर को, ऋषभ पंत को, केएल राहुल को, मयंक अग्रवाल को, संजू सैमसन को, कोई किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सब अपने वो जो एसेट्स हमको ऐसे पकड़ के दबोच के रखेंगे, तो फिर चेन्नई प्लेयर्स कहां से लाएगी भैया? ऑक्शन होगा, ऑक्शन में सिर्फ ओवरसीज अच्छे प्लेयर्स आएंगे, बल्लेबाज। इंडियन बैट्समैन कहां से आएंगे? नहीं आने वाले। ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसी, महेंद्र सिंह धोनी और बाकी क्या? दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट दे विल हैव टू आंसर, और दे विल इन माय ओपिनियन स्ट्रगल करेंगे अगर बड़ा ऑक्शन नहीं होता है, छोटे ऑक्शन से ही आगे की तरफ चले। द अदर टीम दैट इज गोइंग टू गेट रियली वरीड इज राजस्थान रॉयल्स। वो तो जो 2 टीम जो थोड़े 2 साल के लिए हाई टेस्ट में गई थी ना, थोड़ा बाहर गई थी, वो दोनों टीम सब परेशान रहेगी, क्योंकि राजस्थान के पास भी तो सिर्फ 1 मैन बोलिंग आर्मी है बॉस, जोफ्रा आर्चर के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर वो कहां से लाएंगे? क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर भी कोई रिलीज नहीं करने वाला। चाहे आप मोहम्मद शमी की बात देख लीजिए, आप चाहे जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, आप ईशांत शर्मा को देख लीजिए, आपको किसी का नाम जो आपको दीपक चाहर देख लो, भुवनेश्वर कुमार देख लो, शार्दुल ठाकुर देख लो, नवदीप सैनी देख लो, उमेश यादव देख लो, एक भी प्लेयर रिलीज नहीं होगा। तो फिर कहां से लाएंगे वो बेचारे? अगर जो टीम उनकी मौजूद है, जो बनी हुई है, जो वैसे भी ओवरसीज प्लेयर्स पे खड़ी है, वो इंडियन खिलाड़ी कहां से लाएगा भैया? नहीं मिलने वाला। तो राजस्थान एंड चेन्नई आर गोइंग टू एक्चुअली बी विल बी देयर इज अ ह्यूज सेटबैक। अगर छोटा ऑक्शन होता है, ये दोनों टीम जो है ये बिल्कुल खुश नहीं होने वाली। जो टीम्स खुश रहेंगी वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, दे आर फाइन, उनको कुछ ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। पर देर आर सर्टन टीम्स, जिसमें से 2 ये मैं टीम बता रहा हूं, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दे कैन नॉट डू विदाउट अ स्मॉल ऑक्शन, और रादर कैन नॉट डू विदाउट अ बिग ऑक्शन। आई एम सॉरी। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी कहना था कि यार ये टीम है ना घर पे खेलेंगी। अरे घर पे कैसे खेलेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि ये वाली आईपीएल भी तो बायोसिक्योर बबल में हो सकती है। चेपॉक में हो सकता है चेन्नई चल जाए, हो सकता है सवाई मानसिंह में जयपुर चल जाए, जितने उनके रिसोर्सेज हैं, पर अगर वो 3-4 वेन्यूज में होता है तो आपके कौन से घर पर 7 मैचेस होने वाले हैं? सो दैट इज गोइंग टू पुट अनदर स्पैनर इन द वर्क्स। तो मेरे विचार में तो ये जो 8 टीम का आईपीएल 2021 में होना है, जिसके लिए छोटा ऑक्शन होने के अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, that's going to push these teams back a lot. अब that's about it. 2022 में क्या होगा उसकी बात तब करेंगे, बड़ा ऑक्शन कैसा होगा उसकी बात तब करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। मैं जरा तैयारी करता हूँ, आपको मैं अब दिखाता हूँ या कहता हूँ मुलाकात करवाता हूँ हनुमा विहारी से। लेट्स होप कि कल वो मैच भी खेल जाए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, हालांकि उनके सर पे भी तलवार लटक रही है। रविंद्र जाडेजा या हनुमा विहारी, खैर वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी हनुमा विहारी से बातचीत, क्या बात है तुम्हारी ऑन द राइज। वेलकम हनुमा। Now take me to your childhood यार हनुमा, क्योंकि you lost your father when you were only 12, सिर्फ 12 साल के थे, और तब तक क्रिकेट का तो आपको ऑलरेडी लत लग चुकी थी। यू स्टार्टेड क्रिकेट वेरी अर्ली, मतलब 5-6 साल के थे, खेले ही जा रहे थे। फिर जस्ट टॉक मी थ्रू योर चाइल्डहुड ना, कि फादर का क्या इम्पैक्ट था, उनके जाने से कितना आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ा? As you said, like I was only 12, पर मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं क्रिकेट अगर रोकना है कि पढ़ाई पे ध्यान देना है। I never had that thought, and luckily, fortunately, my mom also always supported me. And but in our daily life, it impacted a lot because whether it's financially or emotionally, we were only young, me and my sister. So my mom only had to take care of us, and emotionally, especially, we had a lot of trouble, especially early on. But we overcame that. हम लोग till I was 16, when I played my first class cricket, we didn't have enough money. Only thing we had was my father's pension. So there were difficult moments, and हर फैमिली में होता है, when middle class और lower middle class, हर फैमिली में struggles होता है, पर only good thing was my mom was strong, and she encouraged me to play cricket and not go otherwise. जब इंडिया का डेब्यू हुआ तो पापा को याद किया था कि यार if he would have been alive? Yeah, 100%. He would have been proud, and that's the only thing missing in my life. If he was here, would have been proud of me. Especially after I got my first 100, like I said in an interview,
if he was there, then he would have enjoyed it and he would have been proud of. I'm sure may his soul rest in peace. और बहुत खुश होंगे अगर जहाँ पे भी होंगे देख रहे होंगे कि हनुमा अच्छा कर रहा है, लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा है। वो डेब्यू मैच था, इंग्लैंड आपको मिडिल ऑफ द टूर बुलाया गया था हनुमा। करुण नायर ऑलरेडी टीम में थे, उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था, पर आपको कॉल इन किया गया था और आप खेले थे उस मुकाबले में। डेब्यू मैच की क्या यादें हैं, क्योंकि इंडिया के लिए वो दौरा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन आपकी पहली पारी बहुत अच्छी थी। मैं जब बैटिंग के लिए गया था पहले इनिंग में, इट वाज ओवरकास्ट और फ्लडलाइट्स ऑन थे एंड एंडरसन ब्रॉट बॉलिंग फ्रॉम बोथ एंड्स एंड कैन गेट टफर, आफ्टर दैट इनिंग Ravi Shastri actually told me test cricket can't get tougher than this, you face the toughest conditions. But when I went in, only advantage what I had was Virat Kohli batting कर रहा था उस situation में, and he was batting like a bomb in that series. He was batting very well, and when he was batting and he was talking to me, वो confidence आया था मुझे कि मैं भी कर सकता हूँ, और if I can spend some time in the middle, and I got lucky in few instances, but I spent some time in the middle. वो दिन निकाल दिया था मैं. I was 25 not out overnight, and then that gave me confidence. Next day के लिए वो confidence आया था कि मैं कर सकता हूँ, मैं टीम इंडिया के लिए मैं रुक सकता हूँ क्रीज पे. चलो चलते हैं यहाँ से वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज इसलिए बिकॉज दैट्स वेयर यू स्कोर्ड योर फर्स्ट टेस्ट 100. आई मीन टेस्ट 100 आर रेयर, मैंने कभी बनाया नहीं है. उस वाले मैच में ले चलो कि 6 बैट्समैन भारत खिला रहा था, उसमें छठे बैट्समैन के रूप में आप थे, नीचे बैटिंग कर रहे थे और शुरुआती विकेटें आसानी से गिर जा रही थी, तो हालत बहुत अच्छी नहीं थी जब आप बैटिंग करने गए. वो कंडीशंस that it's not an easy conditions for especially India batsmen के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है and they have a decent bowling attack in their own conditions, and वो एक चैलेंज था हमारे लिए. बट मैं इसलिए हैप्पी था कि आई वॉज कंटिन्यूइंग माई फॉर्म फ्रॉम इंडिया ए. मैं इंडिया ए के लिए गया था और आई वॉज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, तो आई वॉज इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड, एंड वो विकेट पिचेस के लिए यूज टू हो गया था मैं. तो आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन अप्लाइंग माई सेल्फ, एंड फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छा स्कोर बनाया था सेकेंड इनिंग में. So that confidence helped me in the second test, and once I was batting with the tail, especially when Ishant came, I knew that I had nothing to lose, and make sure that team के लिए जितना भी रन बना सकता हूँ तो उतना अच्छा है. In that process I got it. क्योंकि जब आपने वहां पे पहली इनिंग में अच्छे रन बनाए, आपने दूसरे टेस्ट में रन बनाए, और फिर हम पहुंचे भारत. अब जब इंडिया मैच खेलने पहुंचते हैं, पहला मैच एक्चुअली आपके घर पर है, वो वाइजैक में साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, ज्यादा मौके मिले नहीं उसके बाद. तो डिड यू फील बैड कि यार मतलब घर के लिए तो मैं वेट कर रहा था, यहाँ मौके ही नहीं मिल रहे, आई मीन क्या करूंगा मैं. एज यू नो थोड़ा तो फील होता है, हर किसी को होता है, पर आई अंडरस्टूड कि इंडिया में 6 बैट्समैन तो खेलना मुश्किल है, क्योंकि वंस यू हैव जडेजा एंड अश्विन, so both will play, and 2 fast bowlers or 3 fast bowlers or 1 spinner, extra spinner will play. So situation मेरे को समझ में आ गया था, and Rohit was opening. Once we came back to India, Rohit was opening, so I didn't have a spot. So I was understanding that team requirements are before me, and वो situation के लिए मेरे को पता था कि once we go to New Zealand, then I have a chance of playing, and that is when I have to be prepared to perform there. सबसे मुश्किल जगह पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आपको ओपन करने के लिए कहा गया. उससे पिछले मैच में पर्थ की पिच पे आपको ऊपर भेजा गया, समथिंग दैट वाज नॉट नेचुरल फॉर यू. तो वो मुश्किल काम था पहले जो ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए कहा गया था. वो मुश्किल तो था, पर मेरा मन में यही था कि मैं इतने साल के बाद इंडिया खेल रहा हूँ. आई वर्क सो हार्ड टू प्ले फॉर इंडिया, तो मेरे को यही मन में था कि जहाँ भी खिलाए मैं उधर जाके परफॉर्म करना है, या तो मेरा अथॉरिटी दिखाना है. आई हैव टू शो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. तो दैट वाज ओनली थिंग इन माय माइंड. मेरे को वही था कि आई हैव टू गो एंड परफॉर्म और शोकेस व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, स्पेशली इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर. सो वो ये आ रहा था मेरा मन में कि मैं जाके परफॉर्म करना है टीम इंडिया के. और ग्रीन पिच थी यार, मुझे याद है मैं वहां पर था,
पिच बिल्कुल ग्रीन थी, आप लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग की। आई वॉज 50-50 यार, इतनी भारी पिच पे, इवन तो रेपुटेशन थोड़ी फ्लैट पिच की हो गई थी, पर बहुत घास थी और वहां पे ओपन करने के लिए कहा गया। और मयंक अग्रवाल एज अ कंप्लीट न्यू, वो तो डेब्यूटांट है आपकी तरफ, मतलब आपने भी चंद मैच खेले हैं, वो डेब्यूटांट है, यू सडनली वॉज द सीनियर पार्टनर और अ मेकशिफ्ट ओपनर। आई मीन वो क्या था उस दिन, बॉक्सिंग डे की शुरुआत कैसी थी वो 26 दिसंबर की? वो एक्चुअली वो टाइम तक इंडियन ओपनर्स लास्ट 6-7 टेस्ट मैचेस में थोड़ा फेल हो रहे थे, और उससे पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैच में। तो टीम मैनेजमेंट यही सोचा था कि अगर वैसे ही फेल हो रहे थे कि व्हाई नॉट गिव इट अ गो, एंड अगर परफॉर्म कर दिए दोनों, और नया भी थे, परफॉर्म कर दिए तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, टीम इंडिया के लिए भी हेल्प होगा। वैसे ही हम लोग एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किए थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स बट इन टर्म्स ऑफ ओवर्स। We saw the new ball of especially me, Mayank went on to score a 70, brilliant 70, but वही सोच था कि हम लोग जाके नया बॉल, अगर we can take off the new ball, then Virat and Pujara can encash on it, and that's exactly what happened. But then Hanuman now, this year 2020, it feels like कि टेस्ट मैच चल रहा है, 2020 तो है नहीं, ये बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, but there are only 4 टेस्ट मैचेस यार। तो how do you keep yourself like motivated, prepared कि जब आएगा I'll be ready? मेरा माइंडसेट यही रहता था कि पहले से, so whenever I get an opportunity and I come from a state, जैसा स्टेट से आता हूँ कि I don't have any leverage, मैं कभी भी परफॉर्म करना ही है, if I have to be in that limelight और वो स्टेज तक पहुंचने के लिए I have to keep performing. So मेरे को ये आदत हो गया कि I have that hunger to score runs whenever I get an opportunity, whether इंटरनेशनल के लिए खेलूँ या स्टेट मैच के लिए खेलूँ या लीग मैच खेलूँ चेन्नई में। पर मेरा ओनली मोटिवेशन है कि whenever I get an opportunity, जितना भी रन कर सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, और I'll get an extra opportunity going forward. वो मेरा माइंडसेट है। कोहली द कैप्टन जब ऑस्ट्रेलिया में है, जब जीत रही है, जब वेस्ट इंडीज में जीत रहे हैं, घर पे भी जीत रहे हैं, लेकिन एक सीरीज हारते हैं, तो कोहली द कैप्टन क्या कहते हैं जब टीम जीतती नहीं है? न्यूजीलैंड में क्या होता है? इनफैक्ट मुझे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है, उन्होंने एक रिपोर्टर को भी डांट दिया था, थोड़ा सा गुस्सा भी हुए थे मैदान पर। तो कोहली द कैप्टन बिल्कुल सेम रहते हैं, कुछ फर्क था? न्यूजीलैंड में क्या कर रहे थे, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में वही कप्तान थे? जस्ट टॉक मी थ्रू इट। आई थिंक कैप्टनसी वाइज इज वेरी स्टेबल, वो कभी भी ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाते, ड्रेसिंग रूम में भी इज वेरी स्टेबल, इज वेरी ओपन टू व्हाटएवर डिस्कशंस और कोई भी सजेशंस दिए, इज वेरी ओपन टू इट एंड इज वेरी स्टेबल। आई थिंक कोहली द बैट्समैन, इफ ही इज फायरिंग देन he'll be a different beast, I feel, on the field or off the field. His aggressiveness goes to a next level if he fires, and maybe that's the one reason why we didn't get those enough runs on the board in the first innings, because he's a very important player to us, as you know. So if he fires, then overseas especially, then we'll be a different team. Okay, so thank you so much, Hanuman. Thank you so much for talking to us, yaar. I wish you all the best. बताइए कैसा लगा आपको इंटरव्यू? अच्छा लगा ना? लड़का अच्छा है यार, मैं कह रहा हूँ इन्होंने रन भी बनाया है, प्लीज डोंट मेक हिम अ स्केपगोट। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, वार्म अप गेम में 100 भी बनाया था इन्होंने, तो इनके पास तो फॉर्म भी है, एक मैच में आउट हो गए तो हो गए यार, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज इनको मैच खिलाइए आप, हनुमा विहारी, क्या बात है तुम्हारी? तो प्लीज ये मेरी वो कहते हैं ना कि मेरी एक ये विनती है हाथ जोड़ के, प्लीज आप इनको खिलाएं। अभी के लिए अब चलते हैं और जरा देख लेते हैं कि बाकी भी दुनिया में भाई खेल तो चल रहा है ना, कोविड ने बहुत खराब काम किया पर कुछ तो खेल हो रहा है, उस खेल की सारी खबरें स्पोर्ट्स है। फ्रेंच फुटबॉल जायंट्स और पिछले सीजन के यूएफा चैंपियंस लीग रनर्स अप पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने हेड कोच थॉमस टुकेल को सैक कर दिया है। टुकेल को क्लब ने 2018 में साइन किया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग।
पिछले सीजन वो क्लोज तो आए, लेकिन फाइनल में एक रैम्पेंट बायर्न म्यूनिख से 1-0 हार गए। इसके बाद भी क्लब ने टुकेल को पब्लिकली बैक किया और उनको इस सीजन वो फीट अचीव करने का दोबारा मौका दिया। लेकिन फ्रांस के लीग 1 में PSG अभी टेबल पे 3rd पोजीशन पे है आफ्टर अ टॉपसी टर्वी स्टार्ट टू दिस ईयर्स कैंपेन। उनको रिप्लेस करने के लिए टॉप कैंडिडेट्स हैं Mauricio Pochettino, the ex-Tottenham manager who has been out of work since mid-2019, और ex-Juventus manager Massimiliano Allegri, जिन्होंने इटालियन जायंट्स को 5 consecutive Serie A टाइटल्स जिताने के बाद स्टेप डाउन किया था अपनी पोजीशन से। कैराबाओ कप के सेमीफाइनल राउंड ऑफ फिक्सचर्स अनाउंस हो चुके हैं। ओवर दिस वीक टीम्स ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लिया। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे। It's a Manchester derby between old-time rivals Manchester United and Manchester City. और दूसरा सेमीफाइनल होगा टॉटनहम हॉटस्पर्स और चैंपियनशिप आउटफिट ब्रेंटफोर्ड के बीच, जो अभी तक हैव बीन पंचिंग वे अबव देयर वेट। ये मैच खेला जाएगा टॉटनहम हॉटस्पर के होम स्टेडियम पे। ये दोनों ऑल इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स 4 जनवरी 2021 को खेले जाएंगे एंड इस कंपटीशन का फाइनल मुकाबला पुश बैक कर दिया गया है टू द 25th of April एट द ट्रेडिशनल वेम्बली स्टेडियम इन अ होप कि तब तक फैंस अलाउड होंगे मैच देखने के लिए। चलिए दैट्स इट अबाउट मी एंड आकाशवाणी। आज का काम खत्म है, मैं जरा लाइट वेट हटा लेता हूँ। भाई काम सारा खुद करना पड़ता है, आत्मनिर्भर है भारत। और बच्चों को बुलाना है, खाना वाना खिलाना है, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, मैजिक करेंगे। आप जाते जाते देखो अपने शॉर्ट्स और मेरी सुनो आकाशवाणी। टाटा बाय बाय। ग्लव्स चढ़ा लीजिए, बढ़िया कंसंट्रेशन, बड़ा ये मुकाबला है। पीछे 3 बल्लों से स्टंप्स बनाई हैं। हो गए तैयार, आ गई गेंद, बड़ा ये शॉट, कमरा छोटा है, इरादे नहीं।